जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेसिमल स्टडी जोन पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं इस गर्मी में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पूरी तरह से गर्मी और बारिश के मिश्रण का। मैं भी मज़ा ले रहा हूं, तुम भी मज़ा लो, और इस मज़े में हम लोग आगे का वीडियो लेकर आपके पास आ रहे हैं। और फिजिक्स के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से चार्ज उत्पन्न किया जा रहा है, और चार्ज की डेफिनेशंस, बेसिक बातें चार्ज के बारे में। और चार्ज को प्रोड्यूस करने का एक तरीका हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन करके किस तरीके से चार्ज का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आवेश उत्पन्न कर रहे हैं। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे लेकर चल रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? ओके, तो पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपके लिए एक एक वीडियो सीरियल से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं हम, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना होने पाए और आपकी जो पूरी पढ़ाई है, चाहे वो क्लास 11-12 हो, चाहे आप नीट के लिए या IIT मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, ये सीरीज़ पूरी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की हमारे चैनल की पूरी बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। आपको कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज़, हर सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक सीरीज़ में मिलेंगे, एक एक करके समय लगेगा, लेकिन क्वालिटी में आपसे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सारे वीडियोस अच्छे रहेंगे। और तो देखते हैं भाई, और बातें करना ज़्यादा मुझे आता नहीं है, बात छोड़ के हम लोग काम करते हैं। तो आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है जानते हैं, और जान करके क्या कर लोगे आखिर, है कि नहीं? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, तो आपने देखा फ्रिक्शन करके क्या कर सकते हैं हम, दो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से एक बॉडी है, मान लो आपने ग्लास लिया था पीछे, ठीक है, ग्लास रॉड है, ग्लास की रॉड को आपने सिल्क से रब किया तो ग्लास रॉड क्या हो गई? चार्ज हो गई। कैसी? ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज, एक ग्लास रॉड है जो धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस रॉड को हम अगर किसी ऐसे मेटल के पास लेकर जाएं, ये एक मान लो मेटल है भाई, मेटल है, एक धातु है। आपको पता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक मेटल है, लेकिन ये मेटल कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? एक न्यूट्रल मेटल है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। तो अगर हम ग्लास रॉड को, कौन सी रॉड है यार? ये है भाई ग्लास रॉड। अगर हम ग्लास रॉड को किसी मेटल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? तो मेटल में क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके उस तरफ आ जाएंगे, उस एंड की तरफ आ जाएंगे जिस तरफ ग्लास रॉड होगा। अगर हम ग्लास रॉड को इस तरफ से लेकर आ रहे हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, और इस मेटल में इस तरफ अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से, राइट। तो जो दूर वाला पार्ट है मेटल का, जो रॉड से दूर है, वो कैसा हो जाएगा भाई? वो पार्ट, वो पोर्शन कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो मेटल था स्टार्ट में वो कैसा था? न्यूट्रल था, नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है? 0 है। ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जा रहा है? इस तरीके से पोलराइज्ड हो जा रहा है, और इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से अस्थायी आवेश इसमें उत्पन्न हो रहा है, टेम्परेरी चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ भाई? इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, ये जो हुआ, ये जो घटना घटी, जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये जो टेम्परेरी चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेरी चार्ज ये प्रोड्यूस होने की फिनोमेना को
ओके। ये जो फिनोमेना जिसमें क्या हो रहा है, टेम्पररली इसके अंदर इस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, चार्ज उत्पन्न हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, क्या कह रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या हिंदी में इसको कहेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण। क्या कहा जाएगा, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या हिंदी में इसको कहते हैं भैया क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो शायद आप समझ गए हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ओके, राइट, यस, ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, एक धातु में, एक मेटल में अगर अस्थायी आवेश उत्पन्न हो रहा है, अस्थायी नहीं है, परमानेंटली चार्ज नहीं हो रहा है, कैसे, टेम्पररली बॉडी को क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसे मेटल को, ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इस तरीके की चार्जिंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। राइट, तो आगे हम लोग अब जानने चल रहे हैं भाई कि क्या होता है। आपने देखा कि फ्रिक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से बॉडी में परमानेंट चार्ज प्रोड्यूस होता है। राइट, और दूसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं किसी बॉडी को चार्ज करने का, इंडक्शन से। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने एक तरीका देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके, प्रेरण द्वारा आवेशन। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जानते हैं कि इंडक्शन से किस तरीके से, इंडक्शन से, प्रेरण से किस प्रकार किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, किस प्रकार किसी वस्तु को प्रेरण प्रक्रिया द्वारा आवेशित कर सकते हैं, इंडक्शन प्रोसेस से किस प्रकार किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कितने, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। 4 स्टेप्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। 4 स्टेप्स क्या हैं, 4 स्टेप्स क्या हैं। 4 स्टेप्स में सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको एक, मान लो कि आपको किसी बॉडी को, कोई एक मेटल है जिसे क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हें नेगेटिव चार्ज, उसको ऐसी बॉडी बनाना है कि उसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। यानी कि किसी मेटल को तुम्हें क्या करना है, ऋणावेशित करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है। तो तुम कैसे कर पाओगे इस बात को, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, किसी बॉडी को ऋणावेशित करना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो क्या करना है, एक ऐसी रॉड लो या एक ऐसी बॉडी लो जो पहले से क्या हो, धनावेशित हो, जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज हो। तो हम लोग ग्लास ले रहे हैं। हम मानते हैं कि जो ग्लास होता है, अगर इस ग्लास को हमने सिल्क से रब किया है तो ग्लास कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, धनावेशित होगा। और हमने ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास की रॉड ले ली, और ग्लास की रॉड कैसी है भाई, तो ये धनावेशित है, हम मान रहे हैं। ओके, ग्लास की रॉड कैसी है, धनावेशित। कांच की एक छड़ है, ग्लास की रॉड है, इसको एक मेटल है, और इस मेटल के हम लोग पास ले जाते हैं। ये मेटल कैसा है, ये मेटल दोस्त न्यूट्रल है। कैसा है, मेटल न्यूट्रल है, यानी कि ये धातु कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। उदासीन बोले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको ऋणावेशित बनाना है, तो तुमने क्या लिया, एक ग्लास रॉड ले ली जो कि कैसी है, धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको इसके पास लेकर आओ। पास लेकर आते ही क्या होगा, इसमें इंडक्शन होगा। क्या होगा, इसमें इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होने से ये ग्लास रॉड के जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो भाई क्या वो इलेक्ट्रॉन, बताओ, इसको चीर के बाहर आ जाएगा क्या, नहीं, चीर के बाहर कैसे आएगा, मेटल से बाहर थोड़ी आ जाएगा। हाँ, लेकिन मेटल के उस तरफ आ जाएगा जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नजदीक होगा। बात समझ भाई, जो ये पॉजिटिव चार्ज का बाहरी सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, जिस तरफ ये होगा उस तरफ इसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज मतलब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जा रहे हैं, इस तरफ आ जा रहे हैं। बात समझ में आई, इस तरफ सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। ऐसे मानो कि जैसे जब कोई बारात जाती है घर के सामने से, तो सारे के सारे लोग क्या होते हैं,
घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि बारात जा रही है। तो उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज जब इसके सामने आएगा या इसके सामने से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है भाई, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर निकल आएंगे, है कि नहीं? सारे के सारे नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? बाहर निकलने का मतलब यहां पर आएंगे, खिड़की से झांकेंगे, देखेंगे कौन जा रहा है भाई, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो ये दूल्हे को देखने के लिए सभी लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास, कांच की छड़ जब इसके पास आती है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वे सभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस तरफ, इस पोर्शन पर आकर स्टोर होने लगते हैं। तो इस वजह से जो इसका अपोजिट फेस है, यानी कि जो दूर वाला हिस्सा है, पॉजिटिव चार्ज से जो दूर हिस्सा जो पड़ रहा है वो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये हिस्सा कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप 1 है। क्या है ये भाई? ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि तुम्हें क्या करना है, ग्लास रॉड इसके पास ऐसे पकड़े रखना है, ग्लास रॉड पास ही रहे, दूर ना जाने पाए। और इसको क्या करना है, ये जो तुम्हारा था ना, जो पहले कैसा था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और इस तरफ क्या था? नेगेटिव चार्ज था। इसको क्या करना है, तुम्हें ग्राउंडेड कर देना है। क्या करना है भाई? ग्राउंडेड कर देना है। ग्राउंडेड करने का मतलब होता है क्या कर देना? अर्थिंग कर देना है। क्या कर देना है? अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग कर देने को ग्राउंडेड करना, अर्थिंग करना, इसको हिंदी में कहते हैं भू संपर्कित करना। क्या करना? भू संपर्कित करना, राइट। तो हमने क्या किया भाई, इस जो मेटल था, मेटल को हमने क्या किया, जो पहले न्यूट्रल था फिर इंड्यूस्ड हुआ, फिर उसको हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तुमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया तुरंत क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आ करके इसको क्या करेंगे, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड होंगे और इन सभी ये सभी पॉजिटिव चार्ज देखते देखते एक एक करके क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आई बात? धीरे धीरे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक एक करके क्या होंगे, गायब हो जाएंगे अपने आप। तो ये गायब अपने आप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अर्थिंग करने से पृथ्वी से कौन निकल के आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक ऋणावेशित कण है। ये ऋणावेशित कण यहां पर आकर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उनसे मिलते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे जितने यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां पर आएगा और उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया भाई, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद इसको पकड़ के रखना है। स्टेप 3 में क्या करना है भाई, कि पकड़ के रखे रहो। समझ में आई बात? हटने ना पाए, यानी कि इसको आप पकड़े रहो और इसको ग्राउंडेड किए थे। तो अब क्या करना है तुमको, अब इसको तुम्हें ग्राउंडेड नहीं करना, अब अर्थिंग क्या करना है, हटा देना है। यानी कि आप इस जो आपने ग्राउंडेड करके रखा था, अब आपको क्या करना है, अर्थिंग नहीं करना है। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, अर्थिंग अब नहीं करना। आप इसको रिमूव करो, जो आपने अर्थिंग किया है, अर्थिंग को क्या किया, रिमूव किया। और जो ग्लास रॉड है इसको इसी तरीके से आपने पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ, इसी तरफ है, इसी तरफ इकट्ठा हुए हैं। अब क्या करना है, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि इस ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे। काम हो गया, ग्लास रॉड को हटा दो। ग्लास रॉड के हटते ही क्या हो जाएगा, इस मेटल में जो कि कैसा हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। मेटल में ये जो नेगेटिव चार्ज आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे अंदर, मेटल के अंदर हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से पूरे मेटल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आप नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। और इस तरीके से आपका मेटल कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। आपका धातु कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि एक उदासीन धातु का पदार्थ है, एक न्यूट्रल मेटल सब्सटेंस है, जिसे हमने क्या किया, फाइनली ऋणावेशित कर दिया। कैसे ऋणावेशित कर दिया? क्या आपने इसको रगड़ के किया, फ्रिक्शन करके किया, घर्षण करके किया, रब करके किया? नो। आपने क्या किया, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज रॉड को, ग्लास रॉड को इसके पास ला करके
इंड्यूस्ड कराया और इंड्यूस्ड करा करके अर्थिंग कराया, अर्थिंग करा करके इसको रिमूव किया, रिमूव करके इसको क्या किया, ऋणावेशित कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इस तरीके से क्या किया आपने, एक न्यूट्रल बॉडी को क्या किया आपने, ऋणावेशित कर दिया। एक उदासीन पदार्थ को आपने, एक उदासीन धातु के पदार्थ को आपने क्या किया, ऋणावेशित कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इसी तरह से भाई अगर आपको सोच कर रखना है कि तुमको इसे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो क्या करोगे तुम, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ था, एबोनाइट रॉड को फर से रगड़ा था तो उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ था। तो अब क्या करोगे, इसके पास वही प्रोसेस करोगे, बस ग्लास रॉड की जगह क्या लेकर आओगे, एबोनाइट रॉड को आप इसके पास लेकर आओगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा और ये मेटल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। प्रेरण प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रेरण प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, किसी धातु को क्या किया जा सकता है, धनावेशित या ऋणावेशित किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर किसी वस्तु को आवेशित करने का दूसरा तरीका देख लिया। पहला तरीका था घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा तरीका आपने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा भी आवेशित किया जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आपको नोट्स में अपने लिखना है, नोट्स में अपने बनाना है। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। तो चार्ज की स्टडी के क्रम में आगे हम लोग चल रहे हैं और अब देखते हैं कुछ और चार्ज के बारे में बातें। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की योगात्मक प्रकृति। आवेश की योगात्मक प्रकृति। इस प्रकृति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आवेश में योगात्मक प्रकृति होती है, जैसे कि हम लोग देख लें, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट में दो बातें हैं, एक ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और ऐसे मान ले रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ मास यहाँ है, कुछ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ये थोड़े थोड़े मासेस, द्रव्यमान मिल करके क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी के मास को व्यक्त कर रहे हैं। पूरी बॉडी का मास, पूरे ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो इन सभी के द्रव्यमानों को जोड़ करके इसके सारे पूरे द्रव्यमान को हम लोग बताते हैं। जैसे किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर हमें बताना हो तो हम क्या करते हैं, उस पदार्थ में जितने कण होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स के मासेस को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़कर बताते हैं कि यही इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास है। उसी तरह से यानी कि मास में क्या होता है, ऐड करने से क्या होता है, मासेस को ऐड करने से पूरे ऑब्जेक्ट का मास मिलता है, पूरे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान मिलता है। ठीक उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर चार्ज भी है, वो ऑब्जेक्ट अगर चार्ज भी कंटेन कर रहा है, ओके, और चार्ज कैसे है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट में चार्ज अलग अलग जगह अलग अलग है। मान लो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है, यहाँ पर कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ कुछ चार्ज है Q2 है, प्लस Q1 प्लस Q2, यहाँ पर बॉडी में कुछ चार्ज है माइनस Q3 है, यहाँ पर कुछ चार्ज है माइनस Q4 है, कुछ चार्ज यहाँ पर भी है पॉजिटिव है प्लस Q5 है, कुछ चार्ज यहाँ पर भी बॉडी में है प्लस Q6 है। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा चार्ज है, थोड़ा थोड़ा आवेश है। तो इस पूरी बॉडी में टोटल चार्ज अगर हमें बताना हो तो हम क्या करते हैं, नेट चार्ज बताना हो या टोटल चार्ज हमें बताना हो बॉडी का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने चार्ज हैं सभी को क्या करेंगे,
ऐड कर लेंगे, सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ करके पूरे बॉडी के चार्ज को हम क्या करेंगे, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में कितना है, माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5, देखो भाई यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस Q5, Q6 देखो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव ही है शायद, प्लस Q6। ये क्या है, इन सभी को ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, नेट चार्ज मिल रहा है ऑब्जेक्ट का। तो नेट चार्ज कितना हो रहा है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। ओके, ये नेट चार्ज बॉडी का हमें मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो कैसे हमें पता चलता है, बॉडी में जितने भी डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में जो चार्ज हैं थोड़े थोड़े, इन सभी को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, बॉडी का नेट चार्ज मिलता है। इसी ही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव नेचर कहते हैं, कि चार्ज को ऐड करके क्या कर किसी भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के चार्जेस को ऐड करके, आवेशों को जोड़ करके उस बॉडी के टोटल चार्ज को हम बता सकते हैं। कुल आवेशों को बताने के लिए किसी भी वस्तु के, किसी भी बॉडी के प्रत्येक भाग में जो छोटे छोटे आवेश होंगे उनको जोड़ करके बॉडी के नेट आवेश को बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लक्षण को क्या कहते हैं, इसी नेचर को क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर कहते हैं, कि जो चार्ज है वो एडिटिव नेचर को फॉलो करता है। चार्ज का नेचर कैसा है, एडिटिव है। मास का नेचर कैसा है, मास का नेचर भी एडिटिव है। ओके, मास में भी एडिटिव नेचर होता है। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जान लो भाई, कि जो मास होता है, ओके, टोटल मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास नेवर बी नेगेटिव, किसी भी बॉडी का मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, लेकिन जो चार्ज है वो क्या होता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई। और एक बात समझो भाई, कि जो मास है, टोटल मास है, ओके, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो कुल द्रव्यमान होता है, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, नेवर विल बी जीरो। जो टोटल मास होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आई बात, क्या होगा, कैसा होगा, होगा तो पॉजिटिव होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। बट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। ओके, नॉन जीरो होगा। मास नेवर बी नेगेटिव, द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। ओके, द्रव्यमान क्या नहीं हो सकता, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ओके, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश कैसा हो सकता है, तो आप कहोगे कि आवेश जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट नेवर विल बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का कुल द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। वहीं पर अगर बात की जाए आवेश की, तो जो टोटल चार्ज है, ओके, टोटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश है, जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश, वो क्या क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। टोटल चार्ज
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, तो यही क्या है, इसी नेचर को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश की योगात्मक प्रकृति कहते हैं, कि जो कुल आवेश है वस्तु का वह सभी आवेशों को, छोटे छोटे आवेशों को, सभी प्रत्येक भाग के आवेशों को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। टोटल चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ चार्जेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, अलग अलग पार्ट के आवेशों को जोड़ करके टोटल चार्ज हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आगे चलते हैं भाई, और इसको हम लोग अब इरेज करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं अब चार्ज के बारे में अगली बहुत ही स्पेशल और ख़ास बात, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आओ भाई बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। लो भैया, हेडिंग लिख लिया होगा तुम लोगों ने, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इसके वर्ड में ही थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसके वर्ड को पकड़ते हैं। ओके, वर्ड में है क्वांटाइजेशन, हिंदी में क्वांटीकरण। इस वर्ड में एक हमें क्लू मिल रहा है, क्वांटिटी। क्या मिल रहा है, क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन जो है वो क्वांटिटी वर्ड से बना हुआ है। किससे, क्वांटिटी वर्ड से बना हुआ है। और क्वांटिटी का मतलब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की जो मात्रा है, चार्ज की जो क्वांटिटी है किसी भी बॉडी में। चार्ज कहाँ भाई होगा, चार्ज किसी बॉडी में होगा। तो किसी बॉडी में जो चार्ज की क्वांटिटी है, आवेश की मात्रा है, वह निश्चित होती है। कैसी होती है, निश्चित, फिक्स होती है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे तुम क्या जाते हो खरीदने, जैसे तुम क्या खरीदते हो भाई, बहुत कुछ खरीदते हो परचून की दुकान पर। क्या क्या मिलता है परचून की दुकान पर अंकित, परचून की दुकान पे क्या क्या मिलता है, रिफाइंड मिलेगा, चीनी मिलेगा, गेहूं मिलेगा। नहीं ऐसी चीज़ बताओ जो पैकेट में मिलती हो। बिस्किट मिलेगा, छोटा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, उससे बड़ा पैकेट, ऐसी कोई चीज़ समझ में आ रही है। बिस्किट हो गया, और कोई चीज़, बिस्किट नमकीन हो गया, और बिस्किट, नमकीन, और कुछ। बहुत सारी चीजें। चलो भाई, तो देखो जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई चीज़ ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले खाया होगा मुंह में लड्डू फूटा, राइट। इस तरीके से एक छोटा सा गोल गोल आता था खाने के लिए, कैडबरी टाइप में आता था ना भाई। क्या बोलते थे उसको, जिसको बोलते थे खाने के बाद जो ऐड आता था, बोलता था कि मुंह में लड्डू फूटा। हाँ, अरे एक बार मुझे किसी ने खिलाया और खिला करके पूछा कि मुंह में लड्डू फूटा, तो हम तो सोच में पड़ गए कि क्या वो कहना चाह रहा है। तो बाद में समझ में आया जब ऐड देखे कि इसके कहने का मतलब क्या है, मुंह में लड्डू फूटा। तो चलो भाई हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, टॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, टॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। टॉफ़ी है, चॉकलेट है। ओके, चॉकलेट आपने कैडबरी खाया है, छोटा पैकेट आता है उसका, बड़ा पैकेट भी आता है, और बड़ा पैकेट आता है, और बड़ा पैकेट आता है। ठीक है, तो मान लो कि ये एक चॉकलेट का एक छोटा सा पैकेट है। ठीक है, इसमें चॉकलेट कितना है, इतना ही है। बात समझ में आया। अच्छा, तुम और भी चॉकलेट्स लो इसी साइज के, तो सभी में क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट क्या है, उतनी ही रहेगी। इससे बड़ा पैकेट आ रहा है,
ओके। इसमें मान लो कि इसमें एक चॉकलेट है, इसमें कितना है 5 चॉकलेट है, कितने 5 चॉकलेट। इसमें एक और पैकेट आ रहा है जिसमें 10 चॉकलेट है, एक और पैकेट आ रहा है जिसमें और ज़्यादा है 15 है। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। इसमें भी चॉकलेट की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। इसमें भी चॉकलेट की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि तुम चॉकलेट खरीदने जाओ और कह दो कि हमको वो पैकेट दे दो जिसमें 2 चॉकलेट हो। जब कंपनी बनाती ही नहीं है ऐसे चॉकलेट को तो कहाँ से देगी तुम्हें, दुकानदार कहाँ से दे देगा, है कि नहीं है। तो तुमको क्या बोलेगा, ए भैया लो एक एक वाला ले लो 2 ठो, एक एक वाला 2 ले लो, 3 चाहिए एक एक वाला 3 ले लो, 4 चाहिए एक एक वाला 4 ले लो। कंपनी नहीं बनाती है भाई, कंपनी 1 और 5 और 10 ही बनाती है। तो तुमको 2-3 कैसे देगा, एक एक देगा। तुमको चाहिए 6 तो कैसे दे पाएगा, तुमको 1 लेना पड़ेगा, 1 5 वाला लेना पड़ेगा, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से जो चार्ज है बॉडी में वो भी क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया सबसे छोटका चार्ज कौन है। तो जो सबसे छोटका चार्ज है वो कौन है, सबसे छोटा चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो कौन है, स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 ऐसे पार्टिकल हैं, 2 ऐसे कण हैं जो क्या है अभी तक स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल। स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल कौन है बबुआ, तो इलेक्ट्रॉन है और कौन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है प्रकृति में, सबसे छोटे कण है। तो अगर सबसे छोटे आवेशित कण है तो इनका आवेश भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा वो +- E होगा। +- E बोले तो ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, प्रकृति में पाया जाता है। इससे छोटा आवेश नहीं मिल पाएगा, इससे छोटा आवेश नहीं मिल पाएगा, इससे छोटा आवेश भगवान ने नहीं बनाया है, या हमारे वैज्ञानिकों ने, अगर भगवान ने बनाया है तो हमारे वैज्ञानिकों ने अभी खोजा नहीं है। हालांकि एक खोज हो चुकी है, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्वार्क की खोज की गई है। किसकी, क्वार्क्स की खोज की गई है, राइट, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं और कैसे हैं, आवेशित हैं, चार्ज्ड पार्टिकल हैं। ओके, इनकी खोज हो चुकी है, इनके बारे में रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी आपको यही मानना है, यही कहना है, यही बताना, यही समझना, यही पढ़ना है कि जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन, नेगेटिव के लिए सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जिनके चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल ये हैं। अब जो मान लो भैया कि एक, जैसे तुमने एग्जांपल लिया ग्लास रॉड का, ठीक है, ग्लास रॉड को तुमने सिल्क से बढ़िया से रब किया, रगड़ा, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में गए, सिल्क में गए। कितने गए, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 100, 200, 1000, 2000, 10-20 हज़ार जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, प्रोटॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी की स्टडी हमारी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा तो वहां पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा। यानी कि जो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वह क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में E, 2E, 3E, 4E, 5E इस तरीके से हो सकती है। यानी कि इसको जब हम रब करते हैं तो
क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, आवेश की जो मात्रा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रही है, वह आवेश की मात्रा या तो E हो सकती है, 2E हो सकती है, 3E, 4E या इस तरीके से हो सकती है .NE। इतना स्थानांतरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन टू बॉडीज आर रबिंग ईच अदर। ओके, तो इस तरीके से जो किसी भी बॉडी पर जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इतना ही चार्ज क्या होगा, डेवलप भी होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, उसकी मात्रा क्या हो सकती है, प्लस माइनस E हो सकती है, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E प्लस माइनस NE हो सकती है। अगर हम इन जनरल किसी भी बॉडी पर आवेश की मात्रा का जनरल टर्म लिखें, सामान्य पद यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा क्या होगी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होगी। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा क्या होगी, प्लस माइनस NE होगी। और इसे हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु में जो आवेश की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, वो क्या है, निश्चित है। क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है, निश्चित है। आप देख पा रहे हैं E, 2E, 3, 4 यही सब चार्ज हो सकते हैं। कोई कहे कि 0.2E चार्ज है किसी बॉडी में, तो आप क्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0.2E चार्ज तब हो सकता था जब 0.2E जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता, ब्रेक किया जाता। जो मिनिमम चार्ज है वो क्या है, E है। E से कम यानी 0.2E पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चार्ज की क्वांटिटी है वो क्या होगी, या तो E होगी या तो E का कंप्लीट इंटीजर होगा, या तो E का कंप्लीट इंटीजर होगा। कंप्लीट इंटीजर मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट इंटीजर यानी कि एक इंटीजर ही होगा। बात समझ रहे हो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि भाई किसी भी बॉडी में जो चार्ज की मात्रा है, आवेश की मात्रा है, वह E होती है या E का पूर्ण गुणज होती है। किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट इज आइदर E और कंप्लीट इंटीजर ऑफ E, राइट। तो इसको हम एज ए फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, राइट। अब यहाँ पर ये भी बात हम क्लियर करना चाहते हैं, पीछे भी बताया मैंने आपको कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आता है। तो दो बॉडीज A और B हैं। अगर A से इलेक्ट्रॉन निकल के B में जा रहा है तो A पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, स्टोर होगा, पॉजिटिव चार्ज। और B इलेक्ट्रॉन ले रहा तो B पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बातें समझ रहे हो? ओके, तो हम लोग शायद समझ पाए हैं। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन एनी मैटर इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन एनी मैटर इज फिक्स। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन एनी मैटर इज फिक्स, दैट इज आइदर E और कंप्लीट इंटीजर ऑफ E। क्लियर? ओके, तो आप लोग इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर के समझो अच्छे से और नोट करो। और चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की ओर, अगली बात की ओर। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश होगा क्वांटीकरण। इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लो कि एक आपने देखा कि ग्लास को किससे रब किया है आपने, सिल्क से। ओके, ग्लास को सिल्क से रब किया है और ग्लास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब मान ले रहे इसी का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इसके ऊपर जो है, जो चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, वो 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ओके, इसके ऊपर 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बतानी है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए, आपको बताने हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला अभी भी आपने पढ़ा, Q इज इक्वल टू NE, Q इक्वल्स टू NE। इसमें Q की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 3 × 10⁻⁷
और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 10⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इस टर्म को आप सॉल्व करके n की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 3 अपॉन 1.6 को आप लिख सकते हैं 30 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻7 -19 ऊपर गया तो पावर में ऐड हो गया +19 और n की वैल्यू आ रही है 16 से इसको काटिए 16 एकम 16 दूना 32 होता है तो 14 बच रहा है, यानी कि पॉइंट लगाएंगे डेसिमल आएगा और 140 16 से कितनी बार कटेगा 16 7 112 16 8 128 तो शायद 8 बार कट रहा है। अप्रॉक्स 1.8 इंटू 10⁻19 में से 7 घटा लो भाई, कितना आ रहा है 12 7 19 होता है तो +12, ये n की वैल्यू है। लगभग 1.8 इंटू 10⁻12 10 की पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में ट्रांसफ़र हो गए। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा और चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स की ओर। अगला टर्म हम लोग देख रहे हैं और हेडिंग डालो आप सभी लोग। लिखेंगे भाई हेडिंग क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, आप हिंदी में लिखेंगे आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब एक शब्द में यही है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। चार्ज neither कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, इसमें एक ही टर्म लिखना है आपको, आवेशों को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी चीज को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, चार्ज neither can be created nor destroyed। ओके, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इससे एक रिलेटेड छोटी सी बात कि मान लो ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक बड़ा सा सिस्टम है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर एक चार्ज है +10 कूलाम, यहाँ पर चार्ज है -14 कूलाम, यहाँ पर चार्ज है 30 कूलाम +30 कूलाम। ओके, क्या किया गया कि सभी को आपस में मिक्स किया गया। ये सभी एक दूसरे के पास गए, बैठे एक साथ, मिले जुले, खाए पिए और फिर अपने अपने घर चले गए। और देखा ये गया कि सिस्टम में हुआ क्या कि इसके ऊपर आ गया 4 कूलाम चार्ज। इनको नाम भी दे दें हम लोग, A, B और C। तो A की बात करें तो A के ऊपर बचा 4 कूलाम चार्ज, B के ऊपर हो गया, B के ऊपर आ गया 12 कूलाम चार्ज। ओके, 12 कूलाम चार्ज पॉजिटिव चार्ज B के ऊपर आ गया। आपको बताना है C पर कितना चार्ज आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन C आपको बताना है। ओके, C के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा आपको बताना है। तो यहाँ के लिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करना है, यानी कि मिलने जुलने से पहले टोटल चार्ज कितना था 10 प्लस B पर कितना था भाई -14। आपको पता है कि जो चार्ज होता है उसका नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। तो इनको टोटल चार्ज जो ऐड करेंगे वो पहले और टोटल चार्ज बाद में, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। तो 10 प्लस माइनस 14 प्लस यहाँ से 30 कूलम है इक्वल्स टू, ये पहले के चार्ज हैं, ओके, मिक्सिंग के पहले के चार्ज, और ये मिक्सिंग के बाद के चार्जेस क्या होंगे, ये भी टोटल पहले के ही बराबर होंगे, बस सब पर अलग अलग चार्जेस हो गए हैं, चार्ज थोड़े बदल गए लेकिन टोटल चार्ज नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, अपने आप ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 प्लस 12 प्लस c पर कितना है x। अब इसको सॉल्व करिए, 10 प्लस 30 40 होगा, 40 माइनस 14 कितना होगा भाई 26 इक्वल्स टू 12 4 16 प्लस x 16 26 इधर 16 को इधर लेकर आओ, 26 माइनस 16 कितना होगा 10, x की वैल्यू क्या आ रही है 10, यानी कि c पर चार्ज कितना होगा भाई 10 कूलाम। कितना होगा c पर चार्ज कितना रहेगा 10 कूलाम रहेगा। ओके, आंसर आ गया। c पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी 10 कूलाम्स। आपको यहाँ पर c पर चार्ज की वैल्यू बतानी थी, ये आ गई 10 कूलाम्स, राइट। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, उसे आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके, चलते हैं, एक छोटी सी बात और जानेंगे। व्हाट इज मूल आवेश क्या है, या फंडामेंटल चार्ज क्या है। फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ओके, या एलिमेंट्री चार्ज भी इसको कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E, प्रोटॉन का चार्ज प्लस E। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब क्या है, मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज का अमाउंट है, नेचर नहीं, अमाउंट, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज का जो अमाउंट है उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आज हम लोग बस इतना पढ़ रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग नोट्स को अच्छे से बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे पूरी फिजिक्स को। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझ में नहीं आता तो दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा, आपके डाउट्स को बताया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।